हेलो बच्चों, रेजोनेंस का टॉपिक हमारे पास है और सबसे पहले हम इसे सर्किट के केस में पढ़ना चाहते हैं। रेजोनेंस की स्थिति आपने पढ़ी है मैकेनिक्स में। जैसे एक व्यक्ति झूला झूल रहा है तो झूलते समय उसकी अपनी कुछ फ्रिक्वेंसी है। अगर हम उसको बाहर से फोर्स लगाना शुरू कर दें उसी तरह से, मतलब हम भी फोर्स लगाएं, पुश करें फिर छोड़ें, फिर पुश करें फिर छोड़ें, तो एक समय क्या होगा, हम जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं हमारी फ्रिक्वेंसी और अगर झूले की फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए तो झूले के एम्पलीट्यूड बढ़ जाते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस इन द मैकेनिक्स। यहाँ पर क्या है, सर्किट के अंदर ऐसा कैसे होगा, सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, सर्किट का व्यवहार कैसे शो होता है, उसमें बहने वाली करंट से मोटे तौर पे कह सकते हैं। और जो सिग्नल है, जो करंट है, वो अल्टरनेटिंग नेचर के, मतलब उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे इंडक्टर हैं, जो कॉइल है, जो कैपेसिटर है, उनके अंदर भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, उनका एक्सएल, उनका एक्सी। तो एक समय ऐसा आएगा कि हमने हमने अपनी करंट जो अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी बदलते गए बदलते गए बदलते गए, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी हम अपनी लगा सकते हैं जिस समय जो एक्सेल है, मतलब इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू और उस फ्रिक्वेंसी पर कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस उसकी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ये वैसा ही हो गया जैसे कि एक झूलते हुए व्यक्ति की, झूलते हुए लोगों की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रिक्वेंसी और आपके द्वारा जो फ्रिक्वेंसी लगाई जा रही है वो सेम हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक ऐसी फ्रिक्वेंसी करंट के लगा दी जिस समय इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो और जो इंडक्टर और जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है वो दोनों मैच कर गया। इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा, सर्किट में हम देखेंगे करंट एकदम से बढ़ जाती है। करंट जैसे वहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, यहाँ करंट बढ़ जाती है और ये कंडीशन रेजोनेंस की कंडीशन होती है। तो इस तरह की कंडीशन को हमें पढ़ना है। अब यहाँ हम आरएलसी में क्या होता है, जो आरएलसी सर्किट हमने देखा है उसमें दो तरह के सिचुएशन होंगे। अगर आरएलसी सीरीज में, जो कि हमने पढ़ा है, उसमें करंट बढ़ जाती है और जो आरएलसी पैरेलल होता है उसमें करंट घट जाती है। तो ये दोनों सिचुएशंस अलग अलग हमको समझनी होंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है कि इन द electrical just a minute in the electrical circuit, the resonance condition obtained only when two frequency dependent components are present, like in the RLC circuit, L and C are the two reactive elements। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जब दो तरह के सर्किट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट, मतलब जिनका रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, जब होते हैं तो हम ये रेजोनेंस की कंडीशन को देख सकते हैं। इन जनरल, समान रूप से हम क्या देखते हैं, इन जनरल द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस ऑफ आरएलसी सर्किट में एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन करते हो, व्हेन द सम इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स with the constant magnitude and the changing frequency is applied across series RLC circuit, the magnitude drawn from the supply changes. During the resonance at some specific value of the frequency, the current become maximum। तो शुरू से इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। जब हम किसी एक्सटर्नल अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को, जिसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, जिसका मैग्नीट्यूड कुछ है और जिसकी फ्रिक्वेंसी हम चेंज कर सकते हैं, वो अप्लाई किया जाता है किसी सीरीज एलसीआर सर्किट पे, तो हम देखते हैं कि जो सप्लाई से करंट ली जा रही है वो बदल जाती है, मैक्सिमाइज हो जाती है। कब? ड्यूरिंग द रेजोनेंस एट सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द फ्रिक्वेंसी द करंट बिकम मैक्सिमम। तो एक खास फ्रिक्वेंसी जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सर्किट के अंदर करंट एकदम से बढ़ जाती है। दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन एंड दिस प्रोसेस इज ट्रू फॉर द सीरीज एलसीआर अरेंजमेंट। कि करंट का बढ़ जाना ये खास तौर पे सही साबित होता है आर एल सीरीज आर एल सी सर्किट के। एंड इट इज कॉल्ड द सीरीज या वोल्टेज रेजोनेंस। इसको हम सीरीज रेजोनेंस कहते हैं या वोल्टेज रेजोनेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे, वोल्टेज क्यों कहते हैं वो हम लोग पढ़ना है, सीरीज तो मालूम है क्योंकि आर एल सी सब सीरीज में जुड़े होते हैं। अच्छा, जब हमने पढ़ा था इसका इम्पिडेंस निकाला था तो इम्पिडेंस क्या निकला था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर अंडर रूट में से। तो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट बराबर मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस। तो ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज है, ये आपका इम्पिडेंस है। अब खुद ही देखो बच्चों, खुद ही देखो जरा सा, यहाँ पर इम्पिडेंस जो आपका ये जो डिनोमिनेटर है, जब ये लो होगा, सबसे कम होगा, तभी आपकी जो करंट है वो बिल्कुल सच में मैक्सिमाइज हो जाएगी।
अब ये कम कब होगा, जब ये वाला फैक्टर जीरो हो जाए। अगर ये फैक्टर जीरो हो जाएगा तो सिर्फ ब्रैकेट में आर बचेगा, एक ही टर्म बचेगा। अगर ये फैक्टर जीरो नहीं है तो आर में कुछ ना कुछ जुड़ता रहेगा, तो डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा ठीक ठाक सी। लेकिन जैसे ही दूसरा वाला फैक्टर एकदम जीरो हो जाता है तो आपका करंट मैक्सिमाइज हो जाता है। तो हम कब कहेंगे हमारी मैक्सिमम करंट सच में अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई है? तब जब एक्सएल और एक्सी का ये टर्म जीरो हो जाएगा, तभी हम कहेंगे कि हमारी करंट सच में अपनी मैक्सिमम स्थिति पर पहुंच चुकी है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि द मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ द करंट बिलोंग्स टू एक्सएल प्लस एक्सी। जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं तब मैक्सिमाइज वैल्यू होती है। तो रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा? जीरो। भाई सर्किट के अंदर कोई उस तरह का रिएक्टेंस जीरो हो जाए, क्योंकि एक्सएल एक्सी दो रिएक्टिव कंपोनेंट है, मतलब ऐसे कंपोनेंट जिनके करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। जब दोनों दूसरे को बैलेंस कर देंगे सर्किट में, तो एक दूसरे को नष्ट कर दिया दोनों रिएक्टिव ने, सिर्फ रजिस्टिव बचा। उस समय इंपीडेंस केवल रजिस्टेंस की वजह से होगा, यानी जेड केवल आर के बराबर बचेगा। खुद ही सोचो, जब ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा तो आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर यानी आर हो जाएगा, जेड की वैल्यू आर हो जाएगी। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और ये इसलिए हो रहा होगा क्योंकि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज बराबर होगा, तभी कैंसिल हो रहा होगा। पावर फैक्टर क्या होगा? हमने पढ़ा है पावर फैक्टर होता है जेड बाई आर। तो अब यहाँ जेड चूंकि आर के बराबर है तो आर बाई आर 1 है। तो जब ये रेजोनेंस होगा तो ये 3-4 चीजें वहां पर आपको दिखाई पड़ेंगी। पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, वोल्टेज वी और वोल्टेज एल और वोल्टेज सी बराबर हो जाएंगे, जेड आर के बराबर हो जाएगा, रिएक्टेंस जीरो हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? रेजोनेंस। और द फ्रीक्वेंसी एट विच दिस अगर इज कॉल्ड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पर ये मामला हमारे सामने आएगा उसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। कैसे निकालेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? शुरुआत वहीं से करते हैं कि एक्सएल एक्सी के बराबर है, यानी 1 अपॉन ओमेगा एल ओमेगा सी के बराबर है। तो ओमेगा स्क्वायर अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 1 बाई एल सी होगा। और यहाँ से रेजोनेंस के, क्योंकि ये सारा कंडीशन रेजोनेंस में हो रहा है तो हमने सफिक्स में आर लगा दिया कि रेजोनेंस हो रहा है। ओमेगा बराबर क्या होता है? हम लोगों ने मालूम है कि ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 2 पाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो 2 पाई एफ आर हो गया 1 बाई अंडर रूट एल सी। तो यहाँ से एफ आर की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। सो ये आपको यहाँ से ये समझना है कि इस तरह से हमने एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन निकाल ली। द कंडीशन ऑफ द रजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट एंड द कैपेसिटिव सर्किट में आल्सो बी स्टेटेड इन टर्म ऑफ द रेजोनेंस कंडीशन। तो इससे पहले एलसीआर सर्किट में हमने कहा था कि अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो इंडक्टिव सर्किट, एक्सएल छोटा है एक्सी से तो कैपेसिटिव सर्किट, एक्सएल बराबर एक्सी के तो रजिस्टिव सर्किट। वही चीज अब हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टर्म में कह सकते हैं। तो अगर आपके द्वारा अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो सर्किट कैपेसिटी होगा, यानी कि वही कंडीशन है कि एक्सएल बड़ा है एक्सी से। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बराबर है तो सर्किट रजिस्टिव होगा, यानी वही कंडीशन है जो एक्सएल बराबर एक्सी की है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो सर्किट इंडक्टिव होगा, यानी वही कंडीशन है एक्सएल बड़ा है एक्सी से। तो इस तरह से हम 3 कंडीशंस निकाल सकते हैं। अब ये रेजोनेंस कैसे होगा, क्या होगा, इसका कोई ग्राफ है? बिल्कुल एक ग्राफ है जिसको हम रेजोनेंट कर्व कहते हैं। जरा देखें उस ग्राफ को, कैसे उसका बिहेवियर कैसे समझ पाएंगे। तो आपको समझना है अगला रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस कर्व क्या होता है? आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो इस समय आपके सामने एक रेजोनेंस कर्व बना है। ओहो, आपके सामने एक रेजोनेंस कर्व बना है। तो रेजोनेंस कर्व में क्या है? ये आपके पास कर्व है, एक करंट है वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है, और उसके बाद ये कर्व बना है। पहला वाला कर्व देखें, ये वाले कर्व को देखते हैं। सो रेजोनेंस कर्व इज अ ग्राफ बिटवीन द करंट इन द सर्किट, जो सर्किट में करंट फ्लो कर रही है उसके बीच में, एंड द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, जो आपने फ्रीक्वेंसी अप्लाइड की है उसके बीच में। इन द सर्किट करंट चेंजेस इनवर्सली, जाहिर सी बात है जैसे जैसे विद रिस्पेक्ट टू द इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस मतलब होता है रुकावट, रुकावट कम होगी करंट ज़्यादा होगी, रुकावट ज़्यादा होगी करंट कम होगी। तो सर्किट के अंदर जो करंट होती है वो चेंज करती है इनवर्सली विद रिस्पेक्ट टू द इम्पिडेंस। करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन द इम्पिडेंस इज मिनिमम। जब इम्पिडेंस सबसे कम होगा, जो एक्सएल एक्सी के बराबर होने पे होगा, तभी सर्किट में करंट मैक्सिमम होगी। सो हम कह सकते हैं एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द इम्पिडेंस बिकम मिनिमम एंड द करंट बिकम मैक्सिमम। तो आप देख रहे हो कि आपका जो ग्राफ है वो कैसा है। ग्राफ हमारा बड़ा ही शानदार है। ग्राफ ऐसा है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी लगाते जाते हैं वैसे वैसे सर्किट के अंदर करंट बढ़ती जाती है, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर पहुंचती है तो करंट बिल्कुल मैक्सिमम पहुंचती है। फिर आप जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हो तो करंट फिर से घटना शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं कि एक खास
फ्रिक्वेंसी पर जब हमारी फ्रिक्वेंसी पहुंचती है तो करंट जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। अच्छा, कर्व जो हमारा रेजोनेंस कर्व है, इसकी भी देखो ये नुकीलापन देखो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सर्किट में रेजिस्टेंस जो लगा है वो कितना है, क्योंकि सर्किट में हमने आर एल सी लगा रखा है। अगर आपने आर को शुरू में लो रखा है तो आपका जो कर्व होगा बहुत ही शार्प सा बनेगा, इस तरह का शार्प सा बनेगा। लेकिन अगर आपका आर हाई है तो आपका कर्व जो होगा वो फ्लैट सा बनेगा। फ्लैट कहने का इन सेंस है कि आप देखोगे जो मिनिमम करंट है जो मैक्सिमम करंट है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर आर कम रखोगे तो मिनिमम करंट और मैक्सिमम करंट में अच्छा खासा अंतर होगा। तो इस बेसिस पे हम एक कर्व को जो है शार्प कर्व या फ्लैट कर्व कहते हैं। तो रेजिस्टेंस हाई होगा तो आपका फ्लैट कर्व बनेगा, रेजिस्टेंस लो होगा तो हमारा शार्प कर्व बनेगा। लेकिन हाल फिलहाल आपको ये समझना है कि करंट बढ़ने शुरू हो जाती है जैसे आप फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की तरफ अप्रोच करते हो। तो ये जो कर्व हो गया, ये कर्व है हमारा रेजोनेंट कर्व, इसको हम कहते हैं। तो फिगर 1 जो है, ये फिगर 1 जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फिगर 1 इज द रेजोनेंट कर्व एंड इट्स शेप डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसके मैग्नीट्यूड पर ये सारा डिपेंड कर रहा है। जब लो रेजिस्टेंस होता है, एट लो रेजिस्टेंस कंडीशन कर्व इज शार्पली पीक्ड एंड दिस इज शार्पली रेजोनेंस या हाईली सिलेक्टिव कहलाते हैं। लो रेजिस्टेंस होगा तो बहुत ही पीक, बहुत ही स्टीप किस्म का कर्व बनेगा, तो हम कहेंगे हमारा कर्व बहुत ही शार्प है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव है, हाईली सिलेक्टिव कर्व है। क्यों सिलेक्टिव हम लोग बात करेंगे अभी उसके बारे में, तो हाईली सिलेक्टिव है। और दूसरी तरफ अगर आपने हाई रेजिस्टेंस अगर यूज किया है तो रेजोनेंस फ्लैट कहलाएगा और उसको पुअर सिलेक्टिव कहलाएगा। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हम ये शार्पनेस और फ्लैटनेस को डिफाइन कर सकें, भाई शार्प है या फ्लैट है। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक और कर्व ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। ये कर्व जो है ये फ्रिक्वेंसी के बीच में ही है, करंट के बीच में है, यानी कि ये है तो वही आपका जो रेजोनेंट कर्व होता है वही है, लेकिन इसके अंदर हमने रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के अलावा 2 फ्रिक्वेंसी और लगा दी। एक फ्रिक्वेंसी F1 रखी, एक फ्रिक्वेंसी F2 रखी। F1 F2 इस तरह से रखी है जैसे कर्व की कोई मिनिमम वैल्यू है और ये कर्व की करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कोई वैल्यू आएगी। ये जो वैल्यू है इसको हमने ड्रॉ कर दिया, मतलब मैक्सिमम करंट है ये, और मैक्सिमम करंट को √2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये लोअर करंट आ जाएगी, जो ये आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये लोअर करंट है। ये जहाँ जहाँ हमारे रेजोनेंट कर्व को काटती है वहाँ से हमने 2 फ्रिक्वेंसी ड्रॉ कर दी, एक फ्रिक्वेंसी F1, एक फ्रिक्वेंसी F2। अच्छा, अब जरा देखना, अब मैं इसको फिर से साफ करके बना देता हूँ आपके सामने, या इसको मैं यहाँ पर बना दूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे तो जरा समझने की प्रयास करेंगे। हमारे पास ये करंट की एक्सिस है, ये फ्रिक्वेंसी की एक्सिस है, हमारे पास एक कर्व है इस तरह का, बहुत ही शार्प किस्म का कर्व है। ये हमारी आई मैक्स की वैल्यू है और ये है आई मैक्स बाई √2। तो यहाँ पर एक यहाँ कट हो रहा है, एक यहाँ कट हो रहा है। तो इन 2 कट होने की वजह से हमारे पास यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये F1 फ्रिक्वेंसी आ गई, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो F2 फ्रिक्वेंसी आ गई, और जहाँ पीक हो रहा है वहाँ तो ऑब्वियस सी बात है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि हमारा कर्व शार्प था। अच्छा, अगर हमारा कर्व शार्प ना होकर फ्लैट होता तो क्या होता? अगर कर्व हमारा फ्लैट होता तो ये कर्व ऐसे आता, ये कर्व कुछ ऐसे आता, मतलब फ्लैट ऐसे होता ना, जस्ट इस तरह का फ्लैट कर्व ऐसे होता। तो फ्लैट कर्व का आई मैक्स ये होता, तो फ्लैट मैक्स का आई मैक्स बाई 2 यहाँ कहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आपका ये F2 आ जाता और यहाँ कहीं कुछ F1 आ जाता, मतलब F1 F2 की लोकेशन बदल जाती। तो हमारा शार्प कर्व है और जो हमारा फ्लैट कर्व है उनके लिए F1 F2 का जो गैप है वो चेंज हो सकता है। वो तो हमने रफली ऐसे कुछ बनाया, अगर बहुत प्रिसाइसली बनाएंगे तो देखेंगे फ्लैटनेस में थोड़ा ज़्यादा ये मामला रहेगा F1 F2 का स्लोप का। तो हम यहाँ पर वही चीज़ कहने जा रहे हैं कि दिस पैरामीटर ऑफ सिलेक्टिविटी, यानी कि रेजोनेंस फ्लैट है या शार्प है या सिलेक्टिव ज़्यादा है या कम है या हाई या लो है, इज़ कंपेयर्ड इन टर्म ऑफ द बैंडविड्थ। हम बैंडविड्थ के टर्म में कंपेयर करते हैं। तो बैंडविड्थ इज़ given by the band of frequency which lie between the 2 frequency point on the both sides of the
रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से एफ आर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, उसकी एक तरफ F1 एक तरफ F2 है। तो F1 F2 के बीच में जो पूरी फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही हैं उनको हम बैंडविड्थ कहते हैं। जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के दोनों साइड के जो फ्रिक्वेंसी रेंज है उसको हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं। यहाँ और ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के लिए जो F1 F2 डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड होता है, जो मैक्सिमम करंट है उसका 1/√2 टाइम, 1/√2 टाइम जो मैक्सिमम करंट होता है वही हमारा F1 F2 डिसाइड करने का जरिया होता है। तो F2 माइनस F1 इज द डेल्टा F। तो एट फ्रिक्वेंसी F1 F2 करंट कितना होगा, I max का √2 हो जाता है। तो अगर पावर की बात करें तो हम पावर निकालते हैं, तो पावर की वैल्यू क्या होती है, पावर अगर इन फ्रिक्वेंसी पावर निकालोगे तो पावर बराबर होता है, जैसे हमने मान लो फ्रिक्वेंसी F1 ले लिया तो पावर बराबर होता है करंट, पावर बराबर क्या होता है, देखो ऐसे होता है ना, पावर बराबर होता है V इंटू आई, और V बराबर होता है आई आर, और फिर I है यानी कि I स्क्वायर R, ये आ जाएगा। तो पावर बराबर हो गया I स्क्वायर R। अगर हमने फ्रिक्वेंसी F1 ली है तो यहाँ करंट कितनी होगी, I max का √2 स्क्वायर R, तो हो जाएगा I max स्क्वायर 2R, तो हो जाएगा हाफ ऑफ द I max बाई R कितना होता है, P max। तो किसी सर्किट के अंदर जो मैक्सिमम पावर होती है उसका आधा जिस फ्रिक्वेंसी पे होता है उसको हम F1 और F2 कहते हैं। F1 जो होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के लेफ्ट में होता है मतलब लोअर साइड, F2 जो होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के राइट में होता है अपर साइड, पर दोनों फ्रिक्वेंसी पर पावर हाफ ही आपको मिलेगी। तो इस तरह से F1 F2 के कौन नाम मिल गया, सो एट द F1 F2 फ्रिक्वेंसी द एक्चुअल पावर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर, इसीलिए इन फ्रिक्वेंसी को हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज भी हम कहते हैं, इनको हम हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज भी कहते हैं। तो ये एक तो तरीका हो गया है। तो अब हम ये बताने वाले हैं कि भाई हमारे जो रेजोनेंट सर्किट है उसका क्वालिटी कैसी है, मतलब हमने सर्किट बनाया उसमें कितनी अच्छे तरीके से रेजोनेंट हो पाएगा कि नहीं। आप बेचने जा रहे हो सर्किट, तो आप कहोगे नहीं सर मेरा सर्किट बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ही शार्प रेजोनेंट होता है, तो हम कैसे जानेंगे, तो आप कहोगे सर हम बैंडविड्थ बता देंगे। हमने कहा और बताओ और क्या, और कोई तरीका है उसको बताने का बैंडविड्थ के अलावा, तो आपने कहा सर हम उसका क्वालिटी फैक्टर आपको बताते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर एक तरह से चेक करने, एक तरह का पैरामीटर है जिससे कि हम रेजोनेंट सर्किट की क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि फॉर द सीरीज आरएलसी सर्किट द क्यू फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, वोल्टेज मैग्निफिकेशन एज रेजोनेंस, कि रेजोनेंस में कितना वोल्टेज मैग्निफिकेशन होता है, या क्यू फैक्टर जो कि रेशियो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस एट रेजोनेंस एंड रेजिस्टेंस, मतलब हमको ये बताना है कि क्यू फैक्टर हमारे रेजोनेंट सर्किट का कैसा है। इसके लिए हम या तो उसका वोल्टेज मैग्निफिकेशन बताएं, हम उसका क्यू फैक्टर बताएं, या हम उस क्यू फैक्टर को एनर्जी स्टोर के टर्म में बताएं। तो तीन तरह के जो लिख रहे हैं ये वही चीज़ है। पहला है वोल्टेज मैग्निफिकेशन दिखाएं रेजोनेंस पर ही हम इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो बताएं, या रेजोनेंस पर ही 2π टाइम द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर और एनर्जी डिसिपेट पर साइकिल को बताएं। तो ये तीनों चीज़ों तरीकों से हम अपने रेजोनेंट सर्किट का पावर फैक्टर बता सकते हैं। पहली बात पे आते हैं वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन क्या होता है, किसी सर्किट के अंदर रिएक्टिव पावर और जो एक्टिव पावर होती है उसका रेशियो, रिएक्टिव पावर का मतलब है रिएक्टिव कंपोनेंट की पावर यानी कि एक्सएल या एक्सी की पावर। जैसे हमने एक्सएल लिया तो आई मैक्स एक्सएल अपॉन आई मैक्स रेजिस्टेंस। आई मैक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम ये सारा काम रेजोनेंस पे कर रहे हैं, और रेजोनेंस जब होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, तो आई मैक्स ले रहे हैं। या हम आई मैक्स एक्सी बाई आई मैक्स आर भी ले सकते हैं, क्योंकि रिएक्टिव पावर लेनी है। तो रिएक्टिव पावर कहने का मतलब आप चाहे इंडक्टर की पावर लो चाहे कैपेसिटर की पावर लो, क्योंकि यही दो रिएक्टिव कंपोनेंट है। तो यहाँ से वोल्टेज मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, एक्सएल बाई आर, तो ओमेगा आर एल बाई आर, तो ये हो जाएगा एक्सी बाई आर इज 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर। भाई एक्सी बराबर क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है। तो आपने क्या किया, ओमेगा एल बाई आर लिया या 1 अपॉन ओमेगा सी बाई आर लिया। तो इस तरह से आपने वोल्टेज मैग्निफिकेशन को ले लिया। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी इंडक्टिव रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि ओमेगा आर एल बाई आर 2πfl, ये हो गया। तो अगर हम यहाँ से क्यू फैक्टर निकालें इनको सॉल्व करके तो ये फॉर्मूला हमारे सामने आएगा। आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा पेपर पेंसिल के साथ आप यूज करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज एलसीआर सर्किट और उसका रेजोनेंस के पैरामीटर। यहाँ पर हम रुकते हैं और हम अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे कि यही रेजोनेंस तब हम कैसे देखेंगे अगर हम पैरेलल एलसीआर सर्किट लें। तो
पैरेलल एलसीआर सर्किट की क्या कंडीशन होती है वो भी हम देखेंगे, और पैरेलल एलसीआर सर्किट कंडीशन में रेजोनेंस के कैसे कैसे मायने होते हैं वो देखेंगे। वो मायने इससे अलग होते हैं, ये जो सीरीज एलसीआर सर्किट के रेजोनेंस है उससे उसके मायने अलग होते हैं, वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक